एवरीवन। लास्ट क्लास में मैंने आपको डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया था। आज मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ उसका नाम है 2 सेकेंड। मैंने आपको ये बोला था ना कि मैं थोड़े से क्वेश्चन कराऊंगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे। तो एक दो क्वेश्चन देखते हैं अपन, एवरेज मॉलिक्यूलर मास या एवरेज मोलर मास। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने लिखा दिया था आपको, एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू टोटल मास यानी m टोटल अपॉन टोटल मोल्स। अब देखो, अगर हम फॉर्मूला देखें मोल्स का, तो मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। तो अगर हमारे पास मास क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम मास कैसे निकाल सकते हैं? मोल्स इंटू मोलर मास से निकाल सकते हैं। n इंटू m कर देंगे तो हमें m मिल जाएगा ना। अगर क्वेश्चन में मान लो m टोटल नहीं है, देखो मोलर मास तो आपका क्या है, एक फिक्स क्वांटिटी है, एक कांस्टेंट रहेगा, लेकिन मास तो अलग अलग ले सकते हैं ना, 20 ग्राम ले सकते हैं, 30 ग्राम। तो अगर क्वेश्चन में मास आपका गिवन नहीं है, मोल्स गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके उसका मास फाइंड कर सकते हो। तो एक और फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ से बताया था, दैट एवरेज मोलर मास। तो m टोटल, मान लो मुझे एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है, उसमें 3 चीजें हैं A B C। तो भाई टोटल मास का मतलब क्या है? अगर उसमें 3 चीजें हैं तो इसका मतलब m1 m ऑफ A प्लस m ऑफ B प्लस m ऑफ C, तीनों का मास हमको लेना पड़ेगा। तो तीनों का मास सपोज हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है, मेरे पास क्वेश्चन में क्या था? मेरे पास क्वेश्चन में था कि इसके 1 मोल है, इसके 2 मोल है और इसके 3 मोल है, ये क्वेश्चन में था। तो भाई A B C जो भी होगा, मुझे इसका मॉलिक्यूलर वेट पता होगा ना। अगर आप क्वेश्चन और नहीं पता होगा, क्वेश्चन अगर हाइपोथेटिकल देगा तो वो मॉलिक्यूलर मास आपको देगा, मॉलिक्यूलर मास देगा, वेपर डेंसिटी देगा, कुछ भी ऐसा देगा जिससे आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लो। तो मैं क्या करूंगा उस केस में? मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा जब मेरे पास मोल्स होंगे, क्योंकि मैं मोल्स में मोलर मास का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को मास मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, इस पे क्वेश्चंस कराए थे। तो आज इस पे थोड़े से एक दो क्वेश्चन के टाइप और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं होती, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता, इसमें हमें कॉम्प्लेक्स एक सॉल्व करना होगा। तो देखिए, चलिए क्वेश्चन हमने 30% और 70% वाला किया था। सपोज करो क्वेश्चन है हमारे पास 3 मोल H2 प्लस 5 मोल O2 are mixed, then find average molar mass। सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मिक्स किया गया है और उसका एवरेज मोलर मास हमको देना है। तो एवरेज मोलर मास अगर मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो एवरेज मोलर मास कभी ऐसा नहीं होगा कि 2 प्लस 32 डिवाइड बाय 2 17, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि देखो गैस का फ्रैक्शन मैटर करता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन हमें किस में लेना होगा, या तो मोल में या वॉल्यूम में। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है एवरेज मोलर मास। अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में मोल दिया हुआ है, तो टोटल मास कैसे निकलेगा? तो टोटल मास निकालने के लिए हमको मास निकालना पड़ेगा, तो हम कैसे निकालेंगे? हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n m1। 2 है तो हम क्या करेंगे? 2 ही लगाएंगे अपॉन n1 प्लस n। अब देखो कैसे, क्वेश्चन में 3 मोल H2 का दिया है, तो H2 को कोई मास दिया है क्या? नहीं दिया है। H2 का 2 ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, ये फिक्स वैल्यू है, और हमारे पास मोल है, तो क्या हम मास नहीं निकाल सकते? मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास करके दोनों वैल्यू हमारे पास है, तो हम मास निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे मास, टोटल मास पुट करते हैं, ये मास निकलेगा हाइड्रोजन का, ये मास निकलेगा O2 का। हम रख देते हैं, कितना है 3 इंटू m1 कितना होता है 2 प्लस 5 इंटू 30 डिवाइड बाय 5। इसको सॉल्व कर लोगे तुम्हारा एवरेज मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है। क्वेश्चन में दिया गया है, डाटा क्या है तुम्हारे पास, मास है कि मोल्स है। अगर तुम्हें ये पता चल गया अगर मास है तो डायरेक्टली आप क्या फॉर्मूला रखो, टोटल वेट अपॉन टोटल मोल्स। और अगर मोल्स है तो आप क्या फॉर्मूला रखो, n1 m1 प्लस n2 m2, ये वाला। और इससे सॉल्व कर दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं।
20 ग्राम of H2 and 50 ग्राम of N2 are added. Then find average molar. ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें सीधा सीधा एक वेट दिया हुआ है, यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू m टोटल अपॉन n टोटल। तो मोल्स को हम इस डाटा से निकाल सकते हैं ना। अगर मुझे मोल्स ऑफ H2O निकालना हो, H2O का वेट, गिवन वेट कितना है 20, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18, यहाँ से मैं मोल्स निकाल सकता हूँ। मुझे N2 के मोल्स, गिवन वेट कितना है 50 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, निकल आएगा। m टोटल कितना है 20 प्लस 50 डिवाइड बाय मोल्स कितने आ रहे हैं 20 बाय 18 प्लस 50 बाय 20। इसको सॉल्व कर लोगे तुम्हारा एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ठीक है, 70 बाय 20 बाय 18 1 पॉइंट समथिंग और 28 बाय 50 0.9 के आसपास सॉल्व करोगे तुम्हारा एवरेज मोलर मास आ जाएगा। तो बस तुम्हें ये देखना है क्वेश्चन में कि वेट दिया है या मोल्स दिया है, उसके हिसाब से फॉर्मूला तो यूज करना है, उसके अलावा कोई तुम्हें किसी चीज नहीं करनी। नोट डाउन करो। चलो, जो मैंने परसेंटेज वाला क्वेश्चन कराया था वो मैंने बाई मास कराया था, अभी मैं उसको एक बार बाई मोल करा देता, उसके बाद अपन चलते हैं आगे। नाइट्रोजन एंड 30% ऑक्सीजन एंड 70% nitrogen by moles are present in air. Then find out average molar mass of air. ये क्वेश्चन है हमारा। 30% O2 है, 70% N2 है बाय मोल्स। बाय मोल्स का मतलब क्या होता है, यानी कि मोल्स के टर्म में है, वो परसेंटेज जो दिया हुआ है वो मोल्स के टर्म में। तो अगर मैं दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, या तो मैं मान सकता हूँ कि टोटल मिक्सचर कितने का है 1 मोल। अगर टोटल परसेंटेज, देखो परसेंटेज हमेशा एक डेफिनेट फॉर्म होता है, 100 पार्ट्स की बात होता है, तो मैं चाहे उसको 1 मानूं चाहे मैं 100 मानूं, दोनों में से कुछ ही मान लूं। अगर मैं 1 मोल मानता हूँ तो भी ठीक है, या फिर मैं मान सकता हूँ मिक्सचर कितना हमारा 100 मोल। तो देखो 1 मानेंगे तो O2 कितना आ जाएगा, O2 आ जाएगा 0.3, और 100 मानेंगे तो O2 कितना आ जाएगा 30। इससे वैल्यू में कहीं पे कोई चेंज नहीं आएगा कैलकुलेशन में। N2 मानेंगे तो कितना आ जाएगा 0.7, और इसके हिसाब से मानेंगे तो N2 कितना आ जाएगा 70। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में 1 मोल मान लो चाहे 100 मोल, दोनों 100 के फॉर्म में, आप कुछ भी मान के कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ 1 मान लेता हूँ, फर्क कहीं नहीं आने वाला। आप 100 से करके देख लेना, क्वेश्चन का आंसर सेम ही आएगा। तो हम मान लेते हैं मिक्सचर कितना है 1 मोल है, तो 1 मोल में से O2 कितना आया 0.3 मोल O2, क्योंकि हमने पूरा 1 मोल मारा है, और उसमें कितना है 30% है, तो 1 मोल का 30% कितना होता है 0.3, तो 0.7 मोल N। हमारे मोल्स आ गए। अब हमें क्या निकालना था, एवरेज मोलर मास। फॉर्मूला लगा देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे देखो मास निकालने के लिए हमें N1 मोल्स की जरूरत पड़ेगी, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, N1 प्लस N1 कितना दिया 0.3, किसका है O2 का 32 प्लस 0.7 इंटू 28 डिवाइड बाय 1। 0.7 प्लस 0.3 कितना हो जाएगा पर, इसको सॉल्व कर लोगे तुम्हारा एवरेज मोलर मास आ जाएगा। तो ये था तुम्हारे एवरेज मोलर मास पे 2-3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो बताने थे मुझे, नोट डाउन कर लो और कैलकुलेशन करके आंसर निकाल देना। अब किसी को लगता है तो वो N1 N2 की वैल्यू 100 के फॉर्म में भी ले सकता है, 30 और 70, आंसर में कहीं चेंज नहीं आएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा।
नोट डाउन कीजिए। चलो वीडियो पॉज करके नोट करते हुए चलना, अगर नहीं कर पा रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट को अपन उठाते हैं। अब जो मैं नेक्स्ट टर्म बताने जा रहा हूँ उसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। कई बार क्वेश्चन में ये नाम आगे बड़ा डिस्टर्ब कर देता है, यार स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। तो देखो ये सिर्फ नाम है, इसका कोई मतलब नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है, समझो क्या है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, जैसे अभी तक हमने जो बात की थी वो बात थी गैस, यानी अभी हमने क्वेश्चन करे थे वो गैस के क्वेश्चन थे, एवरेज मोलर मास वगैरह या डेंसिटी वगैरह जो थी। अब ये जो आ रही है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये किसके लिए है? फॉर सॉल्यूशन। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन presenting density of H2O at 4 degree C, और density of H2O at 4 degree C is equal to 1 ग्राम पर ml। देखिए इसमें आ जाता है ग्राम पर ml। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? अब भाई की डेंसिटी ऑफ H2O 4 डिग्री सेल्सियस में 1 ग्राम पर ml होगी, तो क्या हो जाएगी? इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ नहीं होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की होती है। यानी अगर क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तुम्हें निकालना हो और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं हो, या कहीं पे तुम्हें डेंसिटी की ज़रूरत पड़े और तुम्हारे पास डेंसिटी नहीं हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई हो, तो वो वैल्यू ही डेंसिटी की वैल्यू होती है। अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं मान लेता हूँ 1.3 ग्राम पर ml इस एक्स सॉल्यूशन की डेंसिटी। अब मैंने पूछा इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बताओ, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी? वो भी कितनी हो जाएगी? 1.3 ग्राम पर ml ही हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इसको डिफाइन करना हो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो अपन इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज defined as the density of solution present in density of H2O at 4 डिग्री। तो ये हो जाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में दी हुई हो तो वो डेंसिटी के सोल्यूशन के बराबर ही होती है। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट, एवरेज मोलर मास का क्वेश्चन और स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है, ये डाटा है जो क्वेश्चन में दिया रहता है और हमें इस डाटा से समझना होता है कि एक्चुअल में दिया क्या है। हम इसके नाम से बिल्कुल डर जाते हैं क्योंकि हमें बताया नहीं जाता स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। तो बहुत छोटा सा टर्म है, इसको दिमाग में रखो हमेशा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो भी होगी वो डेंसिटी के इक्वल होगी। और ये क्वेश्चन में तभी आती है जब डेंसिटी वगैरह हाइड करनी हो। डेंसिटी हाइड करने के लिए वो स्पेसिफिक ग्रेविटी को दे देता है। चलिए, अब जो अपन कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है जिसको नाम दिया जाता है परसेंटेज कंपोजिशन। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? परसेंटेज कंपोजिशन और मास परसेंटेज। परसेंटेज कंपोजिशन और मास। अब ये कैसे निकाला जाता है? तो
कोई भी, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मैं मानता हूँ ये एक रूम, इस रूम के दो पार्टीशन किए हुए, इधर 20 लड़के हैं और इधर 25 लड़कियां, ठीक। अब ये एक रूम है, 20 बॉयज इधर है, 25 इधर है। मैंने सारी चीजें कैलकुलेट की हुई है, मतलब इस रूम का कितना वेट है, इस रूम में प्रेजेंट सारे सामान के वेट कितने हैं, सब मैं हटा देता हूँ। अगर मुझे इसमें से सिर्फ लड़कों का परसेंटेज चाहिए हो तो मैं कैसे निकालूंगा, परसेंटेज ऑफ बॉयज इज इक्वल टू मास ऑफ बॉयज अपॉन मास ऑफ बॉयज प्लस मास ऑफ गर्ल्स, यानी कि टोटल मास। अगर मुझे किसी भी इस क्लास में बॉयज का परसेंटेज चाहिए तो मुझे कैसे निकालना पड़ेगा, बॉयज का मास, जितने बॉयज है 20 बॉयज का मास मिला के कितना हो रहा है वो मास, उससे मुझे दोनों के मास को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये होता है परसेंटेज कंपोजिशन। यानी परसेंटेज कंपोजिशन में अगर हमें किसी का परसेंटेज निकालना हो तो उसका मास डिवाइड बाय टोटल मास करके हम निकालते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैंने एग्जांपल लिया CO2। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या है, एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि मुझे इसमें कार्बन का मास परसेंट चाहिए, कार्बन का मास परसेंट कितना है, मास परसेंट ऑफ कार्बन इक्वल टू, ठीक। तो मैं CO2 पे सबसे पहले देखता हूं CO2 टोटल मास कितना है, 12 प्लस 30 व्हिच इज इक्वल टू 44 ग्राम। यानी टोटल CO2 का मास कितना है, 44 ग्राम। तो ये क्या होगी, ये हो गई क्लास। कार्बन क्या है, बॉयज, ये क्या है, ऑक्सीजन क्या है, गर्ल्स, ठीक। तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन हमें चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ कार्बन, तो कार्बन का मास कितना होता है 12 डिवाइड बाय टोटल मास, तो टोटल मास कितना है 44, क्योंकि गर्ल्स का मास मिला लो और बॉयज का मास मिला लो, टोटल मिला के कितना निकल के आता है 44। तो 12 बाय 44 इनटू 100, ये कर लोगे तो तुम्हारा मास परसेंट निकल आएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा मास परसेंट आ जाएगा किसका, कार्बन, यानी कार्बन का मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100, ये हो गया मास परसेंट। समझ में आई बात। तो CO2 में एक कार्बन था, दो ऑक्सीजन थे। अब जैसे मुझे ऑक्सीजन का निकालना हो, कभी गर्ल्स का मास परसेंट निकालना हो, तो ऑक्सीजन कितने हैं, दो, एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16, तो दो का कितना हो जाएगा 32, 32 टोटल वेट कितना है 44 इनटू 100। इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे मास परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगा। तो ये था एग्जांपल। अब इसको अगर डिफाइन करना हो तो अपन क्या डिफाइन करेंगे, इसको मास परसेंटेज, इट इज डिफाइंड एज the ratio of mass of one component to the total mass of solution, या फिर टोटल मास ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना होता है, मास ऑफ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट, जिसका निकालना उस मास, उसका कंपोनेंट का मास डिवाइड बाय टोटल मास CO2 का इनटू 100। ऑक्सीजन का निकालना था, दो ऑक्सीजन थे तो उसका मास, दो ऑक्सीजन का मास मिला के कितना हुआ 32 डिवाइड बाय 44, जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसका वेट ऊपर और उस कंपाउंड में कितना है वो, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी से, इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
से कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन। क्वेश्चन है कैलकुलेट mass percentage of sulfur and oxygen in H2SO। हमें कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इन H2SO। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ सल्फर। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ वन कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट है जिसका हमें परसेंटेज चाहिए होता है, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ ऑल कंपोनेंट, यानी उस पूरे कंपाउंड में कितने कंपोनेंट है उन सबका टोटल मास इनटू 100। तो अगर मैं देखूं तो इसमें H2SO4 की बात होगी, तो H2SO4 में सल्फर कितने, एक सल्फर का मास कितना होता है 32, डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 98 इनटू 100। यहाँ से सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर बात कर रहे होते हैं अपन ऑक्सीजन में, तो क्या बोलते हैं अपन, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ, अगर देखो तो 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो 4 का कितना हो जाएगा 64, डिवाइड बाय टोटल मास कितना है 98 इनटू 100, यानी 64 बाय 98 इनटू 100, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा मास परसेंटेज ऑफ सल्फर एंड मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो मास परसेंटेज निकालने के लिए तुमको ये देखना पड़ेगा कि उसके कितने एटम्स हैं, जितने एटम्स है सबका मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जल्दी जल्दी नहीं, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट करते रहो, अगर नोट नहीं कर पा रहे तो अभी इसके बाद एक कॉन्सेप्ट कम से कम और खत्म करना है हमें। हाँ, फास्ट होगा तो आप मेरे को बता सकते हो कि अगर लेक्चर के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ बहुत फास्ट हो गया या हमें चीज़ें नहीं समझ में आई तो बता सकते हो। और कंपोनेंट इन C6H12O6 जो होता है ग्लूकोज। तो आपके मास परसेंट आपको फाइंड करना है ऑल कंपोनेंट। तो ग्लूकोज में कंपोनेंट कौन कौन से, कार्बन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपोनेंट कैसे देखा जाता है, तो कंपोनेंट यहाँ से देखा है, कार्बन है इसमें, दूसरा हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, इसके अलावा कोई और एटम नहीं है ना। तो हमें तीनों में परसेंटेज चाहिए। तो अगर मुझे कार्बन का निकालना होगा तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, अब मैं एक बार साइड में इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। तो देखो कार्बन कितने हैं 6, तो 6 इंटू 12 यानी 72। हाइड्रोजन कितने हैं 12, 1 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 20। और ऑक्सीजन कितने हैं 6, तो 6 इंटू 16 96। भाई इन सभी वेट को मिला के तो ये बन रहा है। तो देखो कार्बन 6 थे, तो 6 कार्बन का वेट कितना हो जाएगा 72, क्योंकि एक कार्बन का कितना होता है 12, तो 6 का कितना हो जाएगा 72। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा टोटल 12 ग्राम, एक हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, तो 12 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 12 ग्राम। ऑक्सीजन का होता है 16, तो 6 का कितना हो जाएगा 96। यानी इस कंपाउंड में कार्बन का पर्टिकुलर वेट इतना है, हाइड्रोजन का पर्टिकुलर वेट इतना है और ऑक्सीजन का पर्टिकुलर वेट इतना है। तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन चाहिए, तो मास ऑफ कार्बन 72 डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ C6H12O6 ग्लूकोज। ये सब पूरा पूरा तो ये है ना, तो टोटल वेट तो इसका हो जाएगा ना, इसमें सबका वेट मिला। तो 72 प्लस 12 प्लस 96 करोगे तो आएगा 150।
तो 180 ग्राम टोटल वेट आ गया। तो हमको ये तो करना होता है, एक कंपोनेंट का वेट डिवाइड बाय टोटल वेट इनटू 100। इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 40%। ठीक है, तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है 40%। अब अपन चलते हैं मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर हमको निकालना होता है तो टोटल वेट ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का वेट यहाँ पे कितना है 12 इस कंपाउंड में, तो 12 डिवाइड बाय टोटल वेट कंपाउंड का कितना है 180 इनटू 100, तो कितना आ जाता 6.67%। क्या आ जाता हाइड्रोजन का परसेंटेज। तो हमको थर्ड में किसका चाहिए ऑक्सीजन का परसेंटेज। तो ऑक्सीजन कितना आता है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन टोटल वेट कितना है 96 डिवाइड बाय 180 इनटू 100। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 53.33%। ये तुम्हारे सारे परसेंटेज निकल गए। जिसका परसेंटेज निकालना हो उसका टोटल वेट, कंपाउंड में टोटल वेट उसका कितना है वो ऊपर रख दो, डिवाइड बाय टोटल वेट कर दो, तुम्हारा परसेंटेज आ जाएगा। तो ये था परसेंटेज कंपोजिशन। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। मास परसेंट हमें पता होना चाहिए कि मास परसेंट यानी कि, अरे भाई एक सिंपल सी बात है, अब ये अपनी एक बॉडी है, अब इसमें हाथ पैर ये तो अलग अलग है ना। अब पर्टिकुलर पूछूं कि इस बॉडी में हाथ का परसेंटेज कितना है, तो तुम क्या करोगे टोटल वेट ऑफ हाथ डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ तुम्हारा इनटू 100। तो तुम्हें क्या होगा तुम्हारी बॉडी में सिर्फ हाथ का वेट पता चल जाएगा कि तुम्हारे हाथों का वेट कितना है। तो वैसे ही किसी भी चीज में अगर तुम्हें परसेंटेज निकालना है या उसको उसका पार्ट कितना है ये तुम्हें पता करना है, तो तुम क्या करोगे उसके पार्ट से टोटल पार्ट को डिवाइड ही करोगे और परसेंटेज में चाहिए तो इनटू 100 दे दोगे। तो क्वेश्चन अपन क्या ले रहे हैं, फाइंड मास परसेंट ऑफ ऑल कंपोनेंट इन अमोनिया NH3। तो देखो दो कंपोनेंट है उसमें नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो परसेंटेज मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन वहां पे कितना है एक नाइट्रोजन का वेट कितना होता है 14 डिवाइड बाय टोटल वेट करोगे तो 14, नाइट्रोजन में कितना है 14, तीन हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 17, 14 बाय 17 इनटू 100 और मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे तो 3 बाय 17 इनटू 100, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन कितने हैं 3 ही है, तो तीन हाइड्रोजन का वेट कितना हो जाएगा 3 ग्राम। तो अगर तुम यहां से निकालोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा 82.35, नाइट्रोजन आ जाएगा 82.35% और हाइड्रोजन आ जाएगा 17.65%। ठीक है, कंपोनेंट चेंज कर रहे हैं, अपन ले रहे हैं इथाइल अल्कोहल। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, इस पार्ट का, C2H5OH। इसको अपन ले रहे हैं, इसका मास परसेंट निकालो। तो मास परसेंटेज ऑफ पहले किसका निकालना है कार्बन। तो कार्बन का कितना आएगा, अब देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं 2, तो यहाँ पे कार्बन कितना वेट लेके बैठा है 24 ग्राम, हाइड्रोजन कितना लेके बैठा है 5 ग्राम, सॉरी 6 ग्राम। ये 5 हाइड्रोजन इधर है एक इधर है, तो टोटल वेट देखा जाता है, टोटल हाइड्रोजन का वेट तो 6 ग्राम है ना कंपाउंड में, और ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम, टोटल वेट कितना आ रहा है 46, यानी 46 ग्राम में से कार्बन इतना है। तो हमें मास परसेंटेज ऑफ कार्बन चाहिए, तो कार्बन कितना है वहां पे 24, टोटल कितना है 46 इनटू 100 निकल आएगा। हाइड्रोजन का चाहिए होता तो कितना होता 6 डिवाइड बाय 46 इनटू 100,
ऑक्सीजन का चाहिए होता है कितना आता है 60 डिवाइड बाय 46 इनटू 100, तीनों का परसेंटेज यहाँ से निकल आता है। ये कितना आता है 52.04%। हाइड्रोजन कितना आता है, हाइड्रोजन आ रहा है आपका 13.04, 52.17, 13.04%। तीसरे का परसेंटेज इन दोनों को ऐड करके 100 से माइनस करोगे तो भी निकल आएगा। अब सपोज करो दो का परसेंटेज दिया हुआ है, तीसरे का नहीं दिया हुआ, तो हम कैसे कर सकते हैं, दोनों को ऐड करके माइनस कर दें। अब देखो जैसे ये परसेंटेज मेरे को निकालना होगा तो मैं क्या करता हूँ, टोटल तो 100% ही होगा ना तीनों को मिला के, कंपोनेंट परसेंटेज में, जिसका मतलब तीनों का मास परसेंट मिलाओगे तो 100% ही होगा। तो 100 माइनस 52.17 प्लस 13.04, अगर इन दोनों को ऐड करके तुम 100 से माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 100 माइनस ये कितना हो जाता है 1 2 5 6, तो 100 माइनस 65.2, तो आंसर कितना आ जाएगा 35 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 34.78%। क्या आ जाएगा तुम्हारा 34.78% यहाँ पे ऑक्सीजन। तो कितने एटम्स हैं उतने एटम्स का मास डिवाइड बाय उस कंपाउंड का टोटल मास इनटू 100 करोगे, मास परसेंटेज तुम्हारा निकल आएगा। तो ये था तुम्हारा मास परसेंट का एक कॉन्सेप्ट। अब जैसे मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है, जब भी मान लो ऐसी चीज़ें दी होती जिससे हमें पता करना होता कि वेट कितना होने वाला है या फिर मास परसेंटेज कितना होने वाला है। क्वेश्चन होता फाइंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन C2H6O if percentage of hydrogen and oxygen are, percentage of hydrogen and oxygen are 13.04 percentage, 13.04% and सेकेंड कितना है, सेकेंड है 34.78 रिस्पेक्टिवली। और देखो कंपाउंड में दिया हुआ है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सीधा क्या है परसेंटेज दिया हुआ है, तुम क्या करोगे परसेंटेज ऑफ सॉरी 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 ऑक्सीजन के ऊपर में पूछा था तो यहाँ कार्बन वैल्यू चेंज करो, वैल्यू लिखो यहाँ पे 52.17%। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता तो हम क्या करते हैं, टोटल परसेंटेज 100 होगा तो 100 माइनस 52.17 प्लस 13.04 ही तो करते हैं। तो यहाँ से हम अगर दो परसेंटेज हमें दिए हुए हैं, मान लो 3 कंपोनेंट हैं या कितने भी कंपोनेंट हैं, तुम्हें एक को छोड़ के बाकी सबका परसेंटेज दिया हो तो जिसका नहीं दिया है उसका तुम बाकी परसेंटेज को ऐड करके 100 से माइनस करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन दूसरा टॉपिक, इसके बारे में बात करते हैं। एवरेज मोलर मास, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है और परसेंटेज कंपोजिशन और उसके क्वेश्चन, ये अपन ने आज की क्लास में देखा। और भी अपन चीज़ें देखने जा रहे हैं, तो अब अपन हेडिंग करेंगे एम्पिरिकल
फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला और क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखो, इसमें से एक चीज तो बेटा आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर अपन डिफाइन करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिंपल सी बात, इसको क्या बोलेंगे? इट इज द फॉर्मूला, इट इज फॉर्मूला व्हिच इंडिकेट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ H2SO4, इसका मास 98 ग्राम है। तो ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि हमें ये पता है ना कि H2SO4 के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन आते हैं। तो भाई अगर तुम्हें किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अच्छे से पता है तो तुम उसका मॉलिक्यूलर मास भी फाइंड करके बैठे हो और उसे तुमने कांस्टेंट कर दिया। लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो होता है जो किसी भी कंपाउंड के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो देता है। यानी H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है तो 2 ही हाइड्रोजन होने चाहिए, तभी उसका मास 98 ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा। तो मॉलिक्यूलर मास तो क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसके लिए नंबर ऑफ एटम्स भी कांस्टेंट है। कोई भी कंपाउंड नेचर, जैसे H2O की बात करूं तो H2O में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ही तो होगा, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन ही तो होगा ऑलवेज। H2O इसके अलावा कुछ और थोड़ी बन जाएगा। आगे जाके ऐसा थोड़ी ना कि इसमें और हाइड्रोजन डाल के हम H2O का फॉर्मूला H3O बना देंगे, नहीं, कभी नहीं बना सकते। उसका फॉर्मूला H2O ही रहेगा। कैसे डिफाइन है कि वो H2O है? उसका मास 18 ग्राम, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल पता है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही होता है, इसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, जो कि क्या डिफाइन करती है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। तो इसको भी अपन और डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन फॉर्म में भी लिखेंगे। पहले समझ लो होता क्या है। जैसे मैं बात करूं बेंजीन की, तो बेंजीन क्या है? इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है 6,6H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें अगर मैं एटम देखूं 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन, और अगर मैं इसका सिंपलेस्ट रेशियो करूं तो यहाँ पे इसका रेशियो करूं तो क्या है? 6:6, यानी सिंपलेस्ट लेके जाऊं तो कितना हो जाएगा? 1:1। तो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा? CH। यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। यानी किसी कंपाउंड में जो एटम्स प्रेजेंट है उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना लेके आ सकते हो तुम, वही उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। तो C6H6 दोनों 6 थे, 6 हाइड्रोजन थे, 6 कार्बन थे, तो उसको मैंने अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया तो क्या लिया? 1:1। 1:1 में 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन, यानी ये बन गया उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 6 कार्बन मतलब 72 प्लस 6 78 ग्राम। इसका एम्पिरिकल मास कितना है? 1 कार्बन 12 प्लस 1 हाइड्रोजन 13, ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल मास कैसे निकाला जाता है? यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है? कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, उसके एटम्स को तुम जितने सिंपलेस्ट रेशियो में ले जा सकते हो लेके चले जाओ, वही उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ये हो गया बेंजीन का। एक एग्जांपल और लेते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला, थोड़ा सा समझो कि एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में रिलेशन क्या है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक्चुअल एटम्स को बता देता है, यानी वो डेफिनेट चीज है, वो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से ही निकालते हैं। कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसमें जितने भी एटम्स है उसका रेशियो हम सिंपलेस्ट कर देते हैं और निकालते हैं। जैसे H2O2, ये ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन। अब H2O2 अगर है, H2O2 में अगर मैं देखूं H2O2 क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 2 हाइड्रोजन मतलब 2 ग्राम प्लस 2 ऑक्सीजन मतलब 32 ग्राम, 34 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास है। अब अगर मैं सिंपलेस्ट रेशियो इसका देखूं तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाऊं तो 1:1 आ जाएगा। यानी अगर इसको शॉर्ट करूं तो HO बन सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्म इसका HO बन सकता है। फिर क्या है? इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो H2O2 बन जाएगा।
तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है HO, यानी HO क्या है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, जिसका एम्पिरिकल मास कितना है 70 ग्राम। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हो उन एटम्स के रेशियो को तुम जितना सिंपलेस्ट कर सकते हो कर दो, वही उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाता है। बताओ हमको इसे एक दो एग्जांपल और लेते हैं। तो देखो इसमें 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन थे, एटम का रेशियो क्या था 2:2, इसको शॉर्ट किया 1:1 आ गया। चलो अब और कंपाउंड लेंगे जिसमें 1:1 का रेशियो नहीं आएगा, रेशियो चेंज होगा। तभी अपन ने थोड़ी देर पहले लिया भी था। एक अपन लेते हैं C6H12O6 और एक अपन लेते हैं C2H5OH। C2H5OH में एसिटिक एसिड लेते हैं CH3COOH, इसका नाम क्या होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, अब देखो इसमें अगर मैं देखूं तो ये क्या है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 180 ग्राम। अब इसमें अगर मैं एटम्स का रेशियो देखूं तो कार्बन कितने हैं 6, हाइड्रोजन कितने हैं 12 और ऑक्सीजन कितने हैं 6। अब मैं अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊं, और सिंपलेस्ट फॉर्म कभी फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए, तो मैं अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊं तो मैं डिवाइड से 2 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 1:2:1। तो ये क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म, इससे ज्यादा सिंपल तो हो नहीं सकता, इससे ज्यादा सिंपल करोगे फ्रैक्शनल हो जाएगा। तो 1:2:1 यानी कि CH2O, ये इसका क्या बन गया एम्पिरिकल फॉर्मूला, जिसका मास कितना है 30। समझ में आया? तो मैंने क्या किया, ये जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो बताता है वो होता है मॉलिक्यूलर मास, और उनके एटम्स के रेशियो को सिंपलेस्ट करना यानी एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना वो होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब जैसे एसिडिक एसिड की बात करूं तो मैं इसको कंबाइन कर लेता हूं, तो कंबाइन करूंगा तो इसमें कार्बन कितने हैं टोटल कंपाउंड में, एक यहाँ 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो ये क्या है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मास कितना है इसका 24 + 4 + 32, 60 ग्राम। अब इसमें एटम्स का रेशियो कितना है 2 कार्बन है 4 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन। सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाऊं तो 1:2:1 हो जाएगा, यानी कि CH2, ये क्या है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। मास कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा 30। तो देखो दो डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले स्ट्रक्चर है, एक है C6H12O6 ग्लूकोज और एक है CH3COOH। इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो चेंज है लेकिन इनके एम्पिरिकल फॉर्मूले सेम है। तो ऐसा पॉसिबल है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले कंपाउंड के एम्पिरिकल फॉर्मूले सेम हो सकते हैं। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला अभी मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं डेफिनेशन के फॉर्म में कि होता क्या है। तो हेडिंग डाल लो ठीक है। तो अगर एटम्स सिंपलेस्ट फॉर्म में लिए गए हैं तो वो हो जाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, और एटम्स के एक्चुअल नंबर अगर गिवन है तो वो हो जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कई बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम ही होते हैं। कैसे सेम होते हैं, जैसे मैं बात करूं C2H5OH, इसको कंडेंस करूं तो क्या हो जाएगा C2H6O। अब रेशियो क्या है 2:6:1। इसको तुम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले ही नहीं सकते, अगर लोगे तो फ्रैक्शनल हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम लोगे तो 1:3:0.5 हो जाएगा। तो 0.5 क्या है फ्रैक्शनल है, यानी ये एग्जिस्ट करता ही नहीं, ये इंटीजर होना चाहिए। तो C2H6O का एम्पिरिकल फॉर्मूला भी C2H6O ही, यानी जिनका फ्रैक्शन नहीं हो सकता, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं जा सकते, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होते हैं, और जिनके एटम सिंपलेस्ट फॉर्म तक कन्वर्ट किए जा सकते हैं वो उनके
एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा, ठीक है। तो देखो इसमें जो होता है ना, इसमें क्वेश्चंस में क्या होता है, परसेंटेज गिवन होता है और उन परसेंटेज का यूज करके हम एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। तो इसके क्वेश्चंस अब मैं करूंगा अभी, तब आपको समझ में आएंगे कि भाई क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तब तक आप इसको आप डेफिनेशन फॉर्म में ले लो। तो हेडिंग डालो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हेडिंग डालो मॉलिक्यूलर फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द formula which gives actual number of atoms of various elements present in one molecule of the given compound। तो ये क्या होता है, अब देखो जैसे मान लो इस डेफिनेशन का मतलब क्या है पहले समझो। H2SO4 मैंने लिया, H2SO4 को दो हाइड्रोजन एटम, एक सल्फर एटम और 4 ऑक्सीजन एटम मिलकर बना रहे हैं, या इसी को अपन बोल सकते हैं दो हाइड्रोजन एलिमेंट, 1 सल्फर एलिमेंट, 4 ऑक्सीजन एलिमेंट मिलके बना रहे। लेकिन ये कब बात होगी, अगर ये एक मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल के लिए आप ये बोलोगे, अगर इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल यानी डिफाइन नहीं किया गया तो उसके लिए आप एलिमेंटल फॉर्म लो, क्योंकि एलिमेंट में बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो भाई 2 हाइड्रोजन एटम, 1 सल्फर एटम, 40 एटम, तो उसने क्या बोला है, इट इज द फॉर्मूला व्हिच गिव्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है इस H2SO4 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही होता है। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। तो वेरियस एलिमेंट्स कौन कौन से, 3 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द गिवन कंपाउंड। एक मॉलिक्यूल में कितने कितने एटम्स हैं, उन एटम्स के एक्चुअल नंबर अगर हमारे पास होते हैं तो वो कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो ये था आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लिख लो। फॉर एग्जांपल H2SO4, ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, HNO3, H2O, ये सब क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी इसमें क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स डिफाइन किए गए, C2H6, H5OH, CH3, COOH, C6, H12O6। तो ये सब क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी इनमें जो एटम्स का रेशियो है वो बिल्कुल एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है, यानी उतने ही एटम्स होते हैं उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को बनाने के लिए। तो वो बन गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। लिख लीजिए इसको, ये थी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की डेफिनेशन। अब हेडिंग डालिए एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, it is formula which gives simplest
number ratio of atoms of various elements present in one molecule of the given compound. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, यानी होल नंबर होना चाहिए, इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए, फ्रैक्शनल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द गिवन कंपाउंड. फॉर एग्जांपल CO, CH. CH क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन. ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूले बहुत सारे हो सकते हैं. बेंजीन के साथ साथ ये एक और कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला है. किसका? तो देखो एक कंपाउंड होता है C2H2 जिसको अपन बोलते हैं एसिटिलीन, या फिर इसी को बोलते हैं अपन इथाइन. तो इथाइन में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कितना है? 2 और 2 2:2. तो इसको अपन शॉर्ट करके 1:1 भी तो कर सकते हैं. तो CH, तो ये भी क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ इथाइन. तो इथाइलिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? C2H2, यानी दो हाइड्रोजन दो कार्बन से मिलके इथाइलिन बनता है, इथाइन बनता है या फिर एसिटिलीन बनता है. तो उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कितना हो गया? कि एक कार्बन एक हाइड्रोजन से भी एम्पेरिकल फॉर्मूला इथाइन का बन सकता है. तो हमने क्या किया? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले. देखो दोनों के क्या हुआ? एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम. तो मैंने ये बात थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो तो एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकते हैं. ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है कि हर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला भी डिफरेंट होना चाहिए. ठीक. सेकंड एग्जांपल लेते हैं. तो सेकंड एग्जांपल क्या था? HO. HO क्या है? इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है उसका? H2O. तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म दिया तो HO CH2O. एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड एसिटिक एसिड. तो ये सब क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला. इतनी सारी बातें आपको समझ में आई कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है. सिंपलेस्ट फॉर्म में जितना तुम ले जाओ किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को, उसके एटम्स का रेशियो निकालो और उसको जितना सिंपलेस्ट कर सकते हो. अगर वो सिंपलेस्ट हो जाता है और वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं होती है तो वही उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा. अब थोड़ी सी चीजें यहाँ पे ध्यान देना. कुछ फॉर्मूला मैं बताने जा रहा, क्वेश्चन इस पे स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर से. आज इसकी फॉर्मूलाज वगैरह सारी चीजें देखेंगे. अब फॉर्मूला कैसे लिखेंगे अपन? तो देखो मैंने मान लो लिया C6H12O6 CH2O. ठीक है, या फिर फॉर ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6. तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना होता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है CH2O. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है? C6H12O6. तो अगर मैं इसमें 6 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं मिल जाएगा? अगर मैं इस एम्पेरिकल फॉर्मूले में 6 का मल्टीप्लाई कर दूं तो भाई क्या हो जाएगा? 6 का मल्टीप्लाई होगा तो C6H12O6 हो जाएगा. तो ये मिल जाएगा. तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब ये n, ये वैल्यू कहाँ से आती है? यानी हमें सारी चीजें देगा तो ये वैल्यू कहाँ से आती है? तो ठीक, वेयर n इज इक्वल टू, तो ये n हमें कहाँ से मिलता है? तो n हमें मिलता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय, इसको मैं कंप्लीट लिख देता, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला
मास। तो ये जो वैल्यू है ना 6, ये कहाँ से मिलती है? इस फॉर्मूले से मिलती है। कैसे? जैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया कि हम कैलकुलेट करना सीखते हैं, तो ये मैं कल आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्या होता है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C12C6H12O6। तो मास कितना आएगा? 180। मॉलिक्यूलर मास इसका कितना आएगा? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है। और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2O। इसका मास कितना आता है? 30। डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 6, यानी इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन अपन ले ले, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं तुम्हारे लिए, जिसमें हम n फाइंड करेंगे। तो n क्या है? n इज द नंबर व्हिच इज मल्टीप्लाइड इन एम्पिरिकल फार्मूला टू गेट मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी n एक नंबर होता है जिसका हम एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला गेन करते हैं। चलो एक क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं हाइपोथेटिकल फॉर्म में। फाइंड n फॉर H2O2 and CH3COOH। हमें CH3COOH और H2O2 के लिए n फाइंड करना है। n के लिए क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास फॉर H2O2, H2O2 के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकालना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें क्वेश्चन से मिल जाएगा। 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो 2 ग्राम प्लस 32 ग्राम कितना हो जाएगा? 34 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा 34। एम्पिरिकल फार्मूला कितना होता है? एम्पिरिकल फार्मूले के लिए हमें एम्पिरिकल फार्मूला निकालना पड़ेगा। तो H2O2 का एम्पिरिकल फार्मूला कितना आएगा? HO, क्योंकि दो दो है, सिंपलेस्ट फॉर्म कितना हो जाएगा? 1 1, तो इसका वेट कितना है? 70। यहाँ कितना आ जाएगा? 2। यानी कि HO में जो N है वो N की वैल्यू क्या होगी कि H2O2 मिल जाए? 2। यानी HO में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे H2O2 मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आ गया N। अब हम कैलकुलेट करते हैं फॉर CH3COOH। CH3COOH के लिए अपन कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? मॉलिक्यूलर मास है 2 कार्बन 24 प्लस 4 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन। इसको सॉल्व करेंगे 36 40 60 आ जाएगा। ठीक है। 60 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? तो एम्पिरिकल फार्मूला इसका निकल के, क्योंकि इसको अगर तुम कंडेंस करोगे तो 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या आएगा? CH2O। तो डिवाइड बाय, यानी कितना होगा? 60 डिवाइड बाय 30। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी? क्योंकि इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालोगे, अभी एम्पिरिकल फार्मूला है ना, तो उसका मास निकालोगे तो एम्पिरिकल फार्मूला मास बन जाता है, इसका मास निकालोगे तो मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। तो डिवाइड बाय 30 व्हिच इज इक्वल टू 2। तो ये 2 क्या हो गया? ये आ गया। यानी कि CH2O में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है। तो ये था आपका एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस अपन करेंगे कल। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना, सारी चीज़ों को अच्छे से देखना, फॉर्मूला वगैरह अच्छे से रिवाइज करके रखना। क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला, क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सारी चीज़ें जब तुम्हें अच्छे से पता होंगी तभी मैं कल का लेक्चर तुम्हें अच्छे से डिलीवर कर पाऊंगा। तो इतना सा काम आप लोग करके रखना। चलिए, थैंक यू।